हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद सविता। और आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आपके 10th क्लास में कितने तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो अभी हम एक एक करके इन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कम्बिनेशन रिएक्शंस की। इसके अंदर क्या होता है कि दो एलिमेंट या एक एलिमेंट, मतलब एक या दो एलिमेंट या फिर कंपाउंड कंबाइन होते हैं, कंबाइन टू गिव वन सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे H2Cl2 और 2HCl यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दो अलग अलग एलिमेंट है, ये कंबाइन हो रही हैं और क्या बना रहे हैं, HCl बना रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रही है अपने पास। और क्या दे रहे हैं, कंपाउंड दे रहे हैं, है ना। नेक्स्ट में देखो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का मोलिक्यूल, दोनों कंबाइन हो रहे हैं यानी कि एक कंपाउंड और एक एलिमेंट है और एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे अमोनिया NH3, अपने पास अमोनिया का फॉर्मूला होता है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों मिलके कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड। क्या बना रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड। इसका मतलब ये हुआ कि कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कम्बिनेशन यानी कि कंबाइन होते हैं दो एलिमेंट या एक एलिमेंट और एक नया कंपाउंड अपने को देते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन अपनी आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज होना। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि कोई भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड जब उसके ऊपर हम कोई लाइट, हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं यानी कि तो वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज यानी कि वो टूट जाता है। ठीक है, ए सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट यानी कि जो रिएक्ट कर रहा है, डिकम्पोज यानी कि टूट जाएगा ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी कि कोई कंपाउंड पे अगर हम हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी डालें तो क्या करेगा, वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपने पास 3 तरह की आती है। पहली है थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर थर्मोलाइसिस भी हम बोल सकते हैं। देखो, ये जो अपने पास वर्ड होते हैं लाइटिक और लाइसिस, लाइटिक और लाइसिस, आप इन्हें समझ लीजिए। लाइसिस का मतलब होता है वो रिएक्शन जिसमें टूटना, यानी लाइसिस का मतलब होता है टूटना। ठीक है, आगे आप प्लस में जाएंगे तब एक और रिएक्शन पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। उसमें भी क्या होगा कि कुछ ना कुछ टूट के नया बनेगा। थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि रिएक्शंस विच रिक्वायर हीट, यानी कि वो रिएक्शंस जिनमें हीट की ज़रूरत होगी, यानी कि इस रिएक्शन में क्या होगा कि कोई रिएक्टेंट अगर हीट की प्रेजेंस में आएगा तो वो टूट जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HGO यानी कि मर्करिक ऑक्साइड। ठीक है, देखो यहाँ पे थर्मो का मतलब होता है हीट, हीट, और लाइटिक यानी कि टूटना। डिकम्पोजिशन यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि हीट की प्रेजेंस में किसी भी रिएक्टेंट का टूटना। देखो, HGO मर्करिक ऑक्साइड अपने पास है, हीट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये 2 एलिमेंट्स में टूट जाएगा, मर्करी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी अपने पास। ठीक है, किसी कंपाउंड का टूटना, फोटोलाइसिस। ठीक है, रिएक्शन विच रिक्वायर लाइट, जो कि लाइट की रिक्वायरमेंट में होती है। डिकम्पोजिशन ऑफ, एग्जाम्पल देखें अपने पास, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 का क्या होगा कि H2O2 है, लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। एक तो बनेगा वाटर और एक बनेगी अपने पास ऑक्सीजन। 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, क्या बनेगा, एक तो वाटर बनेगा और एक बनेगी अपने पास ऑक्सीजन। ठीक है,
और तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, लाइटिक यानी कि डिकम्पोजिशन होना, किसी भी रिएक्टेंट का टूटना। यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम वाटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो तो डिकम्पोज हो जाएगा और H2 यानी कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अपने पास से अलग हो जाएगी। ठीक है, ये थे अपने पास डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है यानी कि कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, यानी कि कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होगा। इसमें क्या होगा कि एक मोर रिएक्टिव यानी कि जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है वो एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा एक सॉल्यूशन से। जैसे हमने कोई सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर यानी कि 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, अगर हम उसके अंदर कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट डाल लें तो वो क्या करेगा, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट था उसको डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि उसको बाहर निकाल देगा और एक नया सॉल्यूशन बनाएगा। जैसे अपने पास सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट क्या है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है अपने पास ब्लू कलर का। इसके अंदर अगर हम जिंक डाल दें, जिंक मोर रिएक्टिव है, कॉपर क्या है लेस रिएक्टिव है, तो क्या करेगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, जिंक सल्फाइड का सॉल्यूशन बना के और कॉपर बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही अगर हम कॉपर सल्फेट में आयरन डाल दें तो क्या होगा कि आयरन इसको रिप्लेस कर देगा और आयरन सल्फाइड का नया सॉल्यूशन बना लेगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लेड को अगर हम डाल दें कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में तो कॉपर बाहर निकल जाएगा। लेड इज़ रिएक्टिव देन कॉपर, देन लेड क्लोराइड का सॉल्यूशन अपने पास बन जाएगा। अपने पास आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स टेक्स प्लेस टू गिव न्यू प्रोडक्ट्स। यानी कि 2 रिएक्टेंट्स हैं, ए है बी है, इसके अंदर क्या होगा कि एक्सचेंज ऑफ आयंस का एक्सचेंज होगा। जैसे अपने पास है Al2SO4 ये 2 आयंस में टूटेगा। एक तो बनेगा Al3 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। 2 आयंस में टूटेगा ये Al3 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। क्यों, कैसे टूटता है ये मैं आपको अगर बताऊं तो इसका Al2SO4 ये क्या है, देखो यहाँ पे Al2 ये इसके जो वैलेंसी होती है अपने पास उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है ज़रूरत है, एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और SO4 जो कंपाउंड अपने पास उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो ये मिलके कंपाउंड बनाते हैं, आयंस बनाते हैं। और ये आयंस कैसे टूटेंगे कि जो नंबर इस जैसे A2B3 है तो ये कैसे टूट जाएगा, A2B3 A3 पॉजिटिव और B2 नेगेटिव। एक कैटायन बनेगा और एक एनायन बनेगा। एक कैटायन क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, और एनायन क्या होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए। तो एक मॉलिक्यूल्स में से एक कंपाउंड में से 2 चीज़ें आती हैं अपने पास, अगर वो आयनिक बॉन्ड के बने हुए हैं तो एक कैटायन बनता है, एक एनायन बनता है। Al3 पॉजिटिव अपने पास क्या है, कैटायन है, SO4 2 नेगेटिव क्या है, एनायन है। ठीक है, और अगर इसमें हम देखें Ca यानी कि कैल्शियम है ना, Ca का अपने पास फॉर्मूला, और OH ट्वाइस, तो इसके अंदर क्या होगा कि Ca2 पॉजिटिव OH नेगेटिव, Ca2 पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो इसके अंदर क्या होगा कि एक्सचेंज कर लेंगे, ये दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे। यानी कि जो कैटायन Al3 पॉजिटिव जो कैटायन है वो इसके एनायन को ले लेगा, OH नेगेटिव को ले लेगा और क्या बना देगा, AlOH3। ठीक है, और
ये जो कैटायन है Ca2 पॉजिटिव, ये इसके एनायन को ले लेगा और बना देगा कैल्शियम सल्फाइड। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होगा कि एक इनसोल्यूबल कंपाउंड बनेगा, यानी कि प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? इनसोल्यूबल कंपाउंड होते हैं। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होगा कि जब दो सोल्यूबल साल्ट्स का सोल्यूशन को जब हम कंबाइन करेंगे तब प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। जैसे ये एक सॉल्यूशन अपने पास एक बीकर में प्रेजेंट है, ये भी सोल्यूबल है यानी कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, और ये भी एक नया बीकर है, उसके अंदर भी ये सोल्यूबल सॉल्ट है। इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो नीचे क्या है, एक सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। प्रेसिपिटेट्स यानी कि इनसोल्यूबल, ये जब हम यानी कि ये इस सॉल्यूशन के अंदर इनसोल्यूबल है, ये इसके अंदर डिजोल्व नहीं कर सकते। तो प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? इनसोल्यूबल कंपाउंड होते हैं। एग्जाम्पल आता है अपने पास, जब लेड नाइट्रेट को अगर हम पोटाशियम आयोडाइड से जब पोटाशियम आयोडाइड दोनों क्या है एक्वस में यानी कि सॉल्यूशन प्रेजेंट है, इनका कम्बिनेशन करते हैं तो क्या बनेगा कि पोटाशियम नाइट्राइड का तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। और प्रेसिपिटेट्स किसके बनेंगे? लेड आयोडाइड के, येलो कलर में। ठीक है। रिएक्शन अपने पास आती है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर देखो, रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। अब हम ये पता लगाते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन यानी कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडाइज होना यानी कि वो ऑक्सीजन ले या फिर वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, किसी को दे दे, या फिर वो हाइड्रोजन को लूज़ कर दे। तीन चीज़ें आपको एक रिएक्शन में देखनी पड़ेंगी या ये देखने के लिए कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या नहीं। पहली तो ये कि उसको ये देखो कि क्या उसने ऑक्सीजन लिया। अगर उसने ऑक्सीजन लिया तो यानी कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर वहाँ पे उस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया, यानी कि तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। और अगर हाइड्रोजन लूज़ कर दिया अपना तो ऑक्सीडेशन हुआ है। और रिडक्शन के अंदर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट लेगा। अगर किसी एलिमेंट ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया है, अपना यानी कि किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन लिया है तो रिडक्शन हुआ है। अगर ऑक्सीजन लूज़ हुआ है तो रिडक्शन हुआ है, और हाइड्रोजन उसने लिया है तो रिडक्शन हुआ है। ठीक है। ये इन तीन चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस है या रिडक्शन प्रोसेस है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन होते हैं? देखो, मान लो ए है और बी है। ठीक है, ए और बी है अपने पास। ए ने क्या किया कि अपना एक इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया। ए ने क्या किया कि अपना एक इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया। ठीक। और यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने, और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। ए ने अपना ऑक्सीजन इसको दे दिया, यानी कि ये बी को क्या करवा रहा है, ऑक्सीडाइज करवा रहा है बी को। और बी क्या कर रहा है, बी के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ए क्या हो रहा है, अपना रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, यानी कि ए क्या हुआ, अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, और बी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसने, यानी कि रिड्यूस करवा रहा है इसको, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। देखो, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे बी के ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ है, वो क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और जिसके ऊपर रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है। जैसे Fe कॉपर सल्फेट के साथ
अगर हम आयरन उसमें डाल दें तो बन जाएगा अपना फेरस सल्फाइड का आयरन सल्फाइड का सॉल्यूशन बन जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। इसके अंदर क्या होगा कि देखो Fe, यहाँ पे क्या है Fe की, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है 0, ठीक है, यानी कि एक एटम में प्रेजेंट है, आयंस में प्रेजेंट नहीं है। और अगर यहाँ पे जाएं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ है। और Fe ऑक्सीडेशन हुआ है यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कॉपर ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं कॉपर बनने के लिए, कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए कॉपर बनने के लिए, यानी कि रिडक्शन हुआ है। और रिएक्शन अपनी आती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन वेयर हीट इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन, यानी कि हमें रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है। देखो हीट का सिंबल हम रिएक्शंस में ऐसे लगाते हैं, छोटा सा ट्रायंगल बना देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, अपना हीट का सिंबल हो जाता है। जैसे ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज बनने के लिए ये अपनी कौन सी रिएक्शन है, ये है अपनी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन यानी कि प्लांट्स इस रिएक्शन से फूड बनाती हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से और सनलाइट से मिलके ग्लूकोज यानी कि फूड अपना बनाएंगे प्लांट्स और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे। तो सनलाइट यानी कि यहाँ पे हीट की ज़रूरत पड़ी हमें, इसलिए ये क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिन रिएक्शन में हीट क्या है, बाहर निकलती है, रिएक्शन कंप्लीट होने पर हीट बाहर निकलती है। जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम की और फेरिक ऑक्साइड की अगर हम रिएक्शन देखें तो इसमें क्या होगा कि एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड बन जाएगा और यहाँ पे हीट क्या होगी, बाहर इवोल्व हो जाएगी, हीट बाहर निकलेगी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये दो अपनी रिएक्शन होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मोस्ट कम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड मोस्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर अपने पास टॉपिक आता है कोरोजन का, यानी कि कोरोजन में क्या होता है। कोरोजन भी एक तरह की रिएक्शन है जिसके अंदर क्या होता है कि जो मटेरियल्स हैं, जैसे कुछ मेटल्स अपने पास, वो मॉइस्चर की वजह से, एयर की वजह से या कुछ केमिकल्स की वजह से जो कि अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, अपने एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से उनका डिटेरियोरेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके ऊपर कुछ रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन के अपने पास कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे रस्टिंग हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो हम बोलते हैं कि लोहे को जर लग गया। अगर लोहे को हम बाहर छोड़ दें, यानी कि अगर हम पानी में छोड़ दें या फिर बाहर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में छोड़ दें, तो क्या होगा कि उसको जर लग जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है अपना रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि यहाँ पे आयरन का क्या हुआ है, कोरोजन हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा जो एयर में प्रेजेंट है, और वाटर की प्रेजेंस में आएगा जो मॉइस्चर होता है कई बार, उसमें क्या होगा कि आयरन का रस्ट हो जाएगा। और आयरन के रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2 रस्ट, ठीक है। और ये रस्ट किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। नेक्स्ट अपना एग्जांपल आता है कोरोजन का, कोरोजन ऑफ कॉपर का भी कोरोजन होता है, जैसे वाटर की प्रेजेंस में आने के बाद या कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में आने के बाद। आयरन का कोरोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आने के बाद होगा, और कॉपर का कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर के अंदर प्रेजेंट है उसके अगर कॉन्टैक्ट में आ जाइए तो जो कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके फॉर्मूला बना देगा और ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। यानी कि कॉपर थोड़ा अगर ज़्यादा देर एयर में रह जाए, सराउंडिंग में रह जाए, तो ग्रीन कलर का होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर का कोरोजन हो रहा है। कोरोजन ऑफ सिल्वर में देखो सिल्वर अपनी क्या हो जाती है, ब्लैक कलर की पड़ जाती है। उसके अंदर क्या हुआ कि जब
एयर के अंदर H2S गैस अपनी प्रेजेंट होती है, उसकी प्रेजेंस में जब भी उसके कॉन्टैक्ट में जब ये आएगा तो सिल्वर क्या है, ब्लैक कलर का पड़ जाएगा, Ag2S फॉर्मूला बना देगा और ब्लैक कलर की हो जाएगी सिल्वर, यानी कि उसका कोरोजन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है कि जो अपना खाने का मटेरियल होता है, जो फूड मटेरियल होता है, अगर हम उसको बाहर छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। इट रिफर्स टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड दैट इज़ केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो खाना यानी कि जो खाने की चीज़ें हैं, जो फैट्स उसके अंदर या ऑयल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से जो खाना है वो ख़राब हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, और ये फाउल स्मेल यानी कि बहुत बेकार स्मेल देगा, बैड टेस्ट टू फूड। रेंसिड फूड कोज स्टमक इन्फेक्शन ऑन कंजप्शन, यानी कि कंजप्शन पे अगर हम इसका कंज्यूम कर लें तो जो रेंसिड फूड, जो ख़राब खाना है, वो स्टमक इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। प्रिवेंशन देखिए इसके, यूज़ ऑफ एयर टाइट कंटेनर, पैकेजिंग विद नाइट्रोजन, रेफ्रिजरेशन, एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट और रिजर्वेशन। यानी कि रेंसिडिटी से हम खाने को कैसे बचा सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करके, पैकेजिंग विद नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन के साथ उसकी पैकिंग करते ताकि वो ख़राब ना हो, रेफ्रिजरेटर्स में रख के, या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स या रिजर्वेटर्स का एडिशन उसके अंदर करके ताकि उनका ऑक्सीडेशन ना हो।